Good morning, students. Today we'll start with the second part of Business Studies, chapter number 9, Financial Management. ठीक है, आपने अभी तक जो बेसिक फैक्टर्स फॉर डिसीजन प्लानिंग फॉर यू कुड से योर फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट नीड रोल वो सब आपने पढ़ लिया. इवन आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, हमें उसकी ज़रूरत क्यों होती है. नाउ in this topic, we will go through factors affecting the choice of capital structure. हमें ये पता है, हमें कोई भी बिजनेस रन करना है, कोई भी फर्म रन करना है, स्टार्टिंग हमारी होती है कैपिटल के साथ. अब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किन बेसिस पे, क्योंकि कैपिटल जो है वो आप तो कुछ कैश लेकर आएंगे, कुछ है इक्विटी, कुछ है आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स, इन सब से आप जनरेट करते हैं अपना कैपिटल. अगर आप लॉन्ग रनिंग बिजनेस में हैं तो स्टार्टिंग में तो आप इनिशियल कैपिटल लेकर आते हैं, लेकिन जब आप एक रनिंग बिजनेस में हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, शेयर्स बेचते हैं अपनी, जब आपको फाइनेंशियल नीड होती है शेयर्स खरीदते हैं, जब आपको लगता है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं व्हेन यू आर इन नीड ऑफ फंड्स. सो अब हम देखते हैं कि हम जब इतना हम करते हैं बिजनेस प्रोफेशंस तो उसमें हमें कैसे अपने फंड्स को मेंटेन करना है, कैसे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करें. एग्जांपल आप लीजिए, अगर मान लीजिए यू हैव अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, ठीक है. सो यू हैव अ प्लानिंग फॉर इट ना कि 50,000 में हाउ मच आई हैव टू पे फॉर माई रेंट, हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग, हाउ मच आई हैव टू बियर इन हेल्थ. तो आपके पास डिफरेंट आपके नॉर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से फिर आप जॉब के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ जॉब के लिए मुझे इतनी सैलरी वहाँ पर बोलनी है बिकॉज माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ सच, तो मुझे इतना चाहिए. सो सेम वे अगर एक बिजनेस एक फर्म को ऑपरेट करना है मार्केट में, सो इट नीड्स अ कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड करते हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको हम हमेशा कंसिडर करते हैं. सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन. हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट ईयर हमारा क्या था कैश फ्लो पोजीशन. What is it? A firm must always keep in mind the various cash payment obligations for expenses, investment, payment of interest. जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमें जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं ऑलरेडी, रिजर्व्स तो हम अलग एक रखते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर में जितने हमें फाइनेंशियल पेमेंट्स करने होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने होते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें कंसिडरेशन देनी है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें हमारे पास हमेशा उतना कैश बैलेंस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर interest coverage ratio. What is this ICR? This is the number of times earning of before the taxes and interest. ठीक है, ये जो प्रॉफिट है आपको पता है, जब आप प्रॉफिट आपका अर्न होता है, इंटरेस्ट आपको पे करने होते हैं, वो आप प्रॉफिट के बाद उसमें से डिडक्ट करते हो. जितना आपकी वहाँ पे टैक्सेस आपको पे करने हैं वो आप बाद में डिडक्ट करते हो. तो हमें जो प्रॉफिट हमारा कितने टाइम्स हो रहा है बिफोर द डिडक्शन ऑफ योर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, वो हमें कंसिडरेशन में रखना है. ICR इक्वल्स टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट. ठीक है, व्हाट इज दिस? Higher the ratio, then lower is the risk of failing, that is interest. जहाँ आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने ज़्यादा रखा है वहाँ पर आपको फेलियर के चांसेस कम रहेंगे. जैसे अगर आप एक बुक परचेज़ करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि चलो ठीक है, हमें पता है कि 50-60 रुपीज़ का इसका जो है अमाउंट होगा, सेफ साइड आप 100 रुपीज़ रिज़र्व लेके चलते हो, तो वो क्या होता है,
आप एक सेफर साइड लेके चल रहे हो, आपको पता है कि 100 के नीचे वो बुक आ जानी है, आपके पास 20 रुपीज़ सरप्लस ही बच जाएगा, वो आप नेक्स्ट किसी काम में यूज़ कर लोगे। वही सेम तरीका है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं वो हम इतने अमाउंट में मेंटेन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें इस टाइम जो इंटरेस्ट पे करना है उसको हम यहाँ पे पूरा कवर अप कर सके। नेक्स्ट इज़ योर debt service coverage ratio. Now what is this DSCR? It is DSCR takes care of the deficiency in ICR. जो आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में डेफिशिएंसी आई है उसका जो पूरा भुगतान होता है उसका कवर अप करता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। द कैश प्रॉफिट अर्न्ड is compared with requirement of balance for service of debt। ठीक है, जो प्रॉफिट कैश प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको कंपेयर करते हैं जितना हमें डेट सर्विस में देना होता है पर ईयर, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू तो रखेंगे नहीं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ज़्यादा डेट्स हो जाए, हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर ज़्यादा इश्यू कर दें शेयर्स। तो शेयर्स और डिबेंचर्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो हम मार्केट सिचुएशन पे करते हैं। जब हमें लगता है कि प्रॉफिट है तब वहाँ हम इशू शेयर कर देते हैं, जब हमें लगता है कि हमें फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे फंड्स चाहिए, तो उस केस में जब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए डेफिशिएंसी आएगी तो वहाँ पर DSCR जो है वो यहाँ पे कवर अप कर देंगे। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, जब आपका DSCR इंक्रीज होगा, कहीं कहीं पर आई विल यूज़ दिस एरो, तो जब ये एरो हो सो समझ लेना ये इंक्रीज है। तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन DSCR इट मीन्स दैट एबिलिटी टू मीट डेट component is increased. Okay, next we move on to our fourth point, which is return on investment, that is your RDI. return on investment क्या होता है? if ROI, return on investment, trading on equity be opted to increase EPS, as ROI is important factor of trading that enhances the capital structure. ठीक है, उस केस में जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में इक्विटी के टर्म्स में ट्रेड करना इजी है, और जब ट्रेड करना इजी है तो फिर वो जो आपका रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप सिर्फ शेयर्स में सिर्फ इक्विटी में आप ट्रेड करने का सोच रहे हो तो जो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर दे रहे हो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? मोर ऑफ डेट कैन बी यूज्ड इफ इट इज बोरोड एट अ लोअर रेट। ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि जब आपके जो डेट है वो अगर लोअर रेट पर आप इशू कर रहे हो, बोरोइंग आप कर रहे हो, तो आप ज़्यादा जो डेट्स है उसको आप वहाँ पर मार्केट में ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर टैक्स रेट। व्हाट इज टैक्स रेट? कॉस्ट ऑफ डेट गेट्स अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। ये आपको पता है, जितना टैक्स लगता है, टैक्स की वजह से तो हर किसी की वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती है, सब कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है आपके टैक्स रेट्स की वजह से। अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एंड अट्रैक्शन इज procured.
जब टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डेट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं, और जब चीपर हो गए डेट्स तो फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो अट्रैक्ट करेंगे, एंड जो डेट्स हैं उसमें वहाँ पर जो आपका यू कुड से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो वहाँ पर आपका ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एट व्हाट रेट यू आर इशूइंग द इक्विटी, वो भी आपका डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने पे, आप किस रेट पे अपनी इक्विटी को इशू कर रहे हैं मार्केट में। नेक्स्ट इज़ योर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजिंग अ रिसोर्स इन्वॉल्व्स कॉस्ट, ये हमें पता है कि अगर हमें एक फर्म या बिजनेस के लिए रिसोर्सेज को रेज करना है तो इट विल इन्वॉल्व सम कॉस्ट, एंड इशू ऑफ शेयर्स also involves expenditure, call in errors, call in advance, first call money, second call money, ये सब में expenditure तो आता है। then loan from financial institution does not cost much, तो अब ये इनके बीच भी एक कंपटीशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब रिसोर्सेज हमें बढ़ाने हैं तो वो कॉस्ट ज़्यादा इनकर करेगा, शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वो इतना नहीं हमें बर्डन पड़ता उसका। तो अब ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर बन जाता है कि हम जो हैं कैसे फंड्स को मैनेज करें, हम फंड्स इक्विटी शेयर्स इशू करके जनरेट करें या हम सीधे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर लोन ले लें। नेक्स्ट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी? इफ़ इन इनिशियल डेज द डेट इज़ यूज्ड एट फुल, then they can't issue further debt, thus some of the debts must be procured। अब जैसे हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम बात करते हैं, अगर स्टार्टिंग डेज में ही हमने पूरे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज कर लिया है तो उस केस में हम कैसे उनको बियॉन्ड उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर हमें पता है कि डेट्स दैट वी कैन ऑपरेट इज़ 100, तो हम इनिशियल डेज में ही 100 डेट्स क्यों मार्केट में अपने यू कुड से ओपन करें? वाई शुड वी? हम 60 अभी करते हैं, अभी हम 60 अपने डेट्स को ट्रेड करने के लिए रखते हैं मार्केट में, ज़रूरत पड़ी आगे तो हम 20 और ऑपरेट करने के लिए रख देंगे, फिर 20 ऑपरेट कर देंगे। हम अपने सिचुएशन के हिसाब से हम भी अपना एक बैकअप बना के चलेंगे जब हमें अपना बिजनेस चलाना है, फर्म को ऑपरेट करना है। सो यही है कि अगर आप डेट को ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसे आप मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में ही पूरे यूटिलाइज ना करें, उसे स्लोली मार्केट में आप उसे ट्रेडिंग के लिए रिलीज करें। नेक्स्ट इज़ योर रिस्क कंसिडरेशन। अब क्या होता है कि अगर किसी ने डेट इंक्रीजेस फिनेंशियल रिस्क, ठीक है, डेट की वजह से क्या आता है? फिनेंशियल रिस्क आता है। That means a company is not able to meet financial obligations। अब ये समझो, अगर जो डेट हैं वो फिनेंशियल रिस्क बढ़ाता है, और अगर कोई डेट इशू कर रहा है मतलब उसके पास पेमेंट करने के ऑब्लिगेशंस के वहाँ पे फंड्स नहीं हैं। अगर आपको पता है कि एक काम में रिस्क है और लास्ट में जाके आप वही काम कर रहे हो, इसका मतलब सबको समझ में आ जाएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। क्यों हम स्टार्टिंग में ही बिजनेस रिस्क ले लें? क्यों हम उसे पहले से ही कर्टेल करके या फिर उसको मेंटेन करके या उसके लिए वेरियस बैकअप ना सोच के रखें? सो रिस्क जो कंसिडरेशन है, रिस्क फैक्टर है, उसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट माना जाता है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ योर कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? किसके पास कितने इक्विटी गए, किसके पास कितने डेट्स हैं। अब इससे क्या होता है, जिसके पास जितने शेयर्स हो जाते हैं, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स, तो पूरा कंट्रोल फिर उनका हो जाता है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जो हमारे इशू ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी हैं, डेट्स हैं, इनकी वजह से कंट्रोल किसी और के हाथ में ना चला जाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है फर्म और बिजनेस के लिए। नेक्स्ट इज़ योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अगर शेयर्स इशू करने हैं तो आपको सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अगर लोन्स जनरेट करने हैं, लोन्स इशू करने हैं, लोन आपको लेना है, वहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं आपको उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू मेंटेन द रेगुलेशन, the norms, the guidelines to trade in the market. Next is your stock market condition. अब मार्केट में आप देखते हैं शेयर्स के दाम कभी भी कम हो जाते हैं, कभी भी बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको देखते हुए अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको डिसाइड करें। एंड नेक्स्ट इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हम कहीं पे भी ऑपरेट करते हैं तो हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर नोटिस करते हैं कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेम इंडस्ट्री में जो हमारे साइड बाय साइड फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं, बिजनेस हैं, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। उनके रिगार्डिंग उनके कंपटीशन में हमें क्योंकि काम करना है तो कैपिटल भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का। सो हियर इट ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। टुमारो विल स्टार्ट विद कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल।